कहते हैं प्यार सबसे खूबसूरत एहसास है, लेकिन अगर वही प्यार किसी के अंधेरे से निकला हो तो वो खूबसूरती नहीं, एक खामोश चीख बन जाती है। नमस्ते दोस्तों, पिक्चर एक्सप्लेन चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम जिस फिल्म का एनालिसिस करने वाले हैं उसका नाम है ऑडिशन। 1999 में रिलीज हुई यह फिल्म जापान के डायरेक्टर ताकाशी मिike की सबसे मशहूर और सबसे डिस्टर्बिंग फिल्मों में से एक मानी जाती है। कहानी शुरू होती है जापान की एक उदास शाम से। एक आदमी शिगेहारू आयोमा, उम्र करीब 40 के आसपास, चेहरे पर एक सन्नाटा है, जैसे जिंदगी उससे धीरे धीरे सब कुछ छीन चुकी हो। उसकी पत्नी रियोको एक लंबी बीमारी के बाद मर चुकी है और अब वो अकेला रह गया है, बस अपने बेटे शिगेहिको के साथ। एक पिता जो अपने बेटे के लिए मजबूत दिखने की कोशिश करता है पर अंदर से टूटा हुआ है। दिन में वो काम करता है, रात में अपनी पत्नी की पुरानी तस्वीरें देखता है। वो मुस्कान, पुरानी यादें, सिर्फ सन्नाटा। कई साल बीत चुके हैं। शिगेहारू अब एक मिडिल एज्ड आदमी है जो एक डॉक्यूमेंट्री प्रोडक्शन कंपनी में काम करता है। एक दिन उसका बेटा उससे कहता है, पापा, अब आपको वापस शादी कर लेनी चाहिए। यह सुनते ही शिगेहारू हल्का सा मुस्कुरा देता है, क्योंकि वो जानता है कि किसी को खो देने के बाद दोबारा किसी को चाहना आसान नहीं होता। शिगेहारू का दोस्त योशिकावा, जो एक फिल्म प्रोड्यूसर है, उसे एक अजीब सुझाव देता है। क्यों ना हम एक फेक फिल्म ऑडिशन रखें, ऐसा दिखाएं कि हम एक नई फिल्म के लिए लीड एक्ट्रेस ढूंढ रहे हैं और उन्हीं लड़कियों में से तुम अपनी मनपसंद पत्नी चुन लेना। पहले तो शिगेहारू हंस देता है, लेकिन धीरे धीरे ये आइडिया उसे अच्छा लगने लगता है। योशिकावा एक फेक स्क्रिप्ट तैयार करता है, नाम रखता है टोमरोज हीरोइन। इसमें एक ऐसी लड़की का किरदार है जिसने जीवन में बहुत दर्द झेला है और अब वो अपनी पहचान तलाश रही है। असल में ये किरदार वही है जो शिगेहारू ढूंढ रहा है। वो एक ऐसी लड़की चाहता है जो उसे समझे, गहराई से महसूस करे और दुख झेल चुकी हो। पर वो भूल चुका है कि दुख झेलने वाले लोग हमेशा नाजुक नहीं होते, कभी कभी वही सबसे खतरनाक बन जाते हैं। ऑडिशन शुरू होता है। लड़कियां एक एक कर आती हैं। हर कोई अपनी कहानी, अपने सपनों की बातें करती है, पर शिगेहारू की नजर एक लड़की पर टिक जाती है। नाम है असामी यामाजाकी। फोटो में एक बहुत शांत चेहरा, बिल्कुल सफेद कपड़े, हल्की मुस्कान और आंखों में उदासी। वो कहती है, मैंने पहले बैले सीखा था पर चोट लग गई, अब फिर से कुछ करना चाहती हूं। उसकी हर बात में एक अजीब दर्द था जो सीधा दिल में उतरता चला गया। शिगेहारू उसके बारे में सोचने लगता है। वो बाकी सब लड़कियों से अलग थी। उसके अंदर कुछ अंधेरा था, लेकिन वही अंधेरा उसे खींच रहा था। योशिकावा उसे चेतावनी देता है, मुझे इस लड़की के बारे में कुछ ठीक नहीं लग रहा। उसकी फाइल में दिए गए नंबर से कोई जवाब नहीं मिला। जिस म्यूजिक स्कूल की उसने बात की वो कई साल पहले बंद हो चुका है। कुछ तो गड़बड़ है। पर शिगेहारू उस चेतावनी को नजरअंदाज कर देता है। वो कहता है, शायद उसे भी किसी की जरूरत है, जैसे मुझे। और यहीं से शुरू होती है ऑडिशन नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती। कुछ दिन बीतते हैं। एक रात शिगेहारू असामी को कॉल करता है, पर फोन की दूसरी तरफ सिर्फ सन्नाटा। वो बार बार कॉल करता है, कोई जवाब नहीं। कैमरा दिखाता है एक अंधेरे कमरे में असामी फर्श पर झुकी हुई बैठी है। कमरे के कोने में एक बड़ा सा सफेद बोरा पड़ा है। वो बोरा अचानक हिलता है और अंदर से एक इंसानी आवाज जैसी गूंज आती है। वो बोरे की तरफ झुकती है और एक कटोरा उठाती है जिसमें कुछ अजीब सा कुछ है। वो उस बोरे के अंदर किसी को खिला रही है और वो इंसान कराह रहा है, जैसे उसकी जुबान, उसके हाथ सब काटे जा चुके हों।
हम देखते हैं कि असामी के होंठों पर एक हल्की मुस्कान उभरती है। शिगेहारू और असामी मिलने लगते हैं, रेस्टोरेंट में बातें करते हैं, सपनों के बारे में बात करते हैं। असामी बहुत कम बोलती है, लेकिन उसकी हर मुस्कान में कुछ छिपा होता है। एक रात जब वो दोनों साथ डिनर पर होते हैं, असामी अपनी जिंदगी की कहानी बताती है। मेरा बचपन आसान नहीं था, वो कहती है। जिस म्यूजिक स्कूल में मैं जाती थी, वहां की टीचर ने मेरे साथ बुरा किया। वो कहता था कि दर्द ही कला को जन्म देता है। उसकी आंखों में आंसू हैं, पर चेहरा एकदम शांत। वो एक ऐसी शांति थी जो डर पैदा करती है। उस रात शिगेहारू घर लौटता है, पर नींद नहीं आती। हर जगह उसे असामी की तस्वीरें दिखती हैं, उसकी आवाज सुनाई देती है। शिगेहारू अब पूरी तरह उस लड़की के मुंह में फंस चुका है। वो उसे प्रपोज करने का सोचता है, पर जैसे ही वो करता है, असामी गायब हो जाती है। उसका घर, उसका पता, सब नकली। शिगेहारू को अब शक हो चुका है कि असामी ने जो कुछ भी बताया था, उसमें कुछ गड़बड़ है। वो असामी का पता लगाने निकलता है। पहले वो उस म्यूजिक स्कूल पहुंचता है जहां असामी ने कहा था कि उसने बैले सीखा था, लेकिन वहां उसे एक बूढ़ा आदमी मिलता है जिसके दोनों पैर कटे हुए हैं और उसकी चाल अजीब है। वो आदमी पहले बात करने से डरता है, फिर कहता है कि वो स्कूल तो कई साल पहले जलकर खत्म हो चुका है और उस आग में असामी के टीचर का शव बिना सिर और पैरों के मिला था। यहां से साफ हो जाता है कि असामी के अतीत में कुछ बहुत ही भयानक रहस्य छुपा है। वो एक और जगह जाता है, उस रेस्टोरेंट में जहां असामी काम करने की बात करती थी। वहां का मालिक कहता है, ओ वो लड़की तो सालों पहले अपनी बॉस की हत्या के बाद गायब हो गई थी। अब शिगेहारू को समझ आता है कि वो किस गहरे जाल में फंस चुका है। वो घर लौट आता है थका हुआ। उसके चेहरे पर अब एक डर है, इसलिए नहीं कि असामी कौन है, बल्कि इसलिए कि वो समझ नहीं पा रहा कि उसके साथ क्या होने वाला है। फिल्म अब पूरी तरह से अंधेरे में कदम रख चुकी है। शिगेहारू को समझ आ चुका है कि असामी वैसी नहीं है जैसी वो दिखती थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। एक रात शिगेहारू उसे अपने घर डिनर पर बुलाता है। असामी शांत है, मुस्कुरा रही है, पर उसकी आंखों में वो पुरानी खाली शांति अब और गहरी हो चुकी है। डिनर के बाद वो दोनों एक साथ ड्रिंक करते हैं और तभी शिगेहारू को चक्कर आने लगते हैं। वो गिर पड़ता है, उसकी नजर धुंधली होती जाती है और स्क्रीन पर वही एहसास आता है जो दर्शक को भी पकड़ लेता है, जैसे धीरे धीरे बेहोशी नहीं, किसी बुरे सपने में फंस रहे हों। अचानक स्क्रीन पर असामी दिखाई देती है। वो अपने बैग से नीडल्स, वायर और मेटल वायर सॉ निकालती है। सब कुछ बहुत व्यवस्थित तरीके से रखती है, जैसे कोई सर्जन अपने उपकरण तैयार कर रहा हो। कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं, बस हल्की सांसों की आवाज और सुई की झंकार। फिर असामी शिगेहारू के पेट, छाती और गर्दन पर नीडल्स चुभोती है। हर बार वो धीरे धीरे फुसफुसाती है, किरी किरी किरी, जिसका मतलब है काटो काटो काटो। वो बार बार ये शब्द कहती है, पर उसकी आवाज में कोई गुस्सा नहीं होता। असामी मुस्कुरा रही होती है, जैसे ये उसके लिए कोई खेल हो। यह सिर्फ टॉर्चर नहीं है, पर असल में यह कंट्रोल और प्योरिटी का प्रतीक है। असामी मानती है कि अगर कोई उससे सच में प्यार करता है तो उसे सिर्फ उसी का होना चाहिए, उसका शरीर, उसका मन, उसकी आत्मा तक। वो नहीं चाहती कि शिगेहारू अपने बेटे, अपनी पत्नी की याद या किसी और चीज को महत्व दे। असामी उसे सिर्फ अपने लिए चाहती है। इसलिए जब वो कहती है, अगर तुम किसी और को देखोगे तो तुम्हें महसूस नहीं होगा, असामी उसकी जीभ काट देती है। अब वो सिर्फ उसकी है, बोल नहीं सकता, किसी और से बात नहीं कर सकता। इसी बीच उसका बेटा शिगेहिको घर लौटता है। दरवाजा खुला पाता है, अंदर अंधेरा, और अपने पिता को फर्श पर पड़ा हुआ देखता है।
वो असामी को देखता है, जो अब अपनी टॉर्चर टूल्स के साथ उसकी तरफ मुड़ती है। असामी उसे पकड़ने की कोशिश करती है, पर जैसे ही वो दौड़ता है, असामी सीढ़ियों से गिर जाती है, उसकी गर्दन टूट जाती है और वो वहीं मर जाती है। वो वहीं फर्श पर पड़ी मुस्कुरा रही है। अब भी उसके होठों पर वही शांत मुस्कान है। लेकिन फिल्म यहां खत्म नहीं होती। यानी फिल्म बताती है कि शिगेहारू की नजरों में असामी अब भी एक पीड़ित है, एक ऐसी लड़की जिसे किसी ने कभी प्यार से नहीं समझा। ऑडिशन फिल्म का यह हिस्सा सबसे ज्यादा गहरा और डरावना इसलिए है क्योंकि यह दिखाता है कि डर हमेशा बाहर से नहीं आता। कभी कभी वो इंसान के अपने अंदर पलता है, प्यार के नाम पर, अकेलेपन के नाम पर या किसी अधूरे बचपन के नाम पर। ताकाशी माइक ने इस सीन में हॉरर का इस्तेमाल सिर्फ डराने के लिए नहीं, बल्कि मानव मानसिकता की हिंसा को दिखाने के लिए किया है। तो दोस्तों, ये थी ऑडिशन 1999 की कहानी और उसके पीछे का सच, एक मासूमियत का मुखौटा और उस अतीत का दर्द जिसने सब कुछ बदल दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नीचे कमेंट में बताइए कि आपको असामी का किरदार कैसा लगा और कौन सी फिल्म का रहस्य आप अगले वीडियो में जानना चाहते हैं। अगली बार हम एक और फिल्म की पर्दे के पीछे की कहानी लेकर आएंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए